Good morning, sir. Morning, everybody. Morning, sir. बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. प्रीति मैम वाला जो दूसरा क्लास है वो भी मैं ही लूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो कल हम लोग न्यूरॉन लगातार सर है बेटा, ब्रेक देंगे या फिर लगातार? हम लोगों ने न्यूरॉन डायग्राम के बारे में कल पढ़ना शुरू किया था। अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग का डिसीजन होता है तो ये न्यूरॉन ही हमारा जो है मैसेंजर होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशंस को कैरी करके ले जाते हैं। अब यही डिसीजन मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जब इस्तेमाल होते हैं तो क्या चीजें यूज करते हैं, किस तरीके से इनका यूज होता है, इस चीज को देखना होता है। तो सबसे पहली चीज जो है, इनपुट्स वैल्यू जो हमारे पास आ रही हैं, वो इनपुट वैल्यू रेंज कर सकती हैं फ्रॉम x1 टू xm तक के। x1 आपकी कोई एक वैल्यू हो गई और xm आपकी कोई मल्टीपल वैल्यूज के बारे में बात हो रही है। हाँ बताइए बेटा। हेलो, हाँ बेटा बताइए। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ अमित कुछ कह रहे थे। अमित क्या हुआ बेटा? तो अगर आप देखिए तो हर इनपुट के साथ सर्टेन वेट्स असाइंड है। वेट का मतलब कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, प्रायोरिटी हो सकती है, हो सकता है हमारे अपने प्रोसेस हो या रूल्स हो जिसको हम लोगों ने, जिसकी वजह से क्या हम फॉलो कर सकते हैं, क्या हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, इसको हमने शेड्यूल कर रखा है। क्लियर है ना? वेट का मतलब क्या हुआ? वेट का मतलब हुआ ऐसी प्रायोरिटी जिसको हम लोग यूज करके किसी भी सलूशन को निकालने की कोशिश करते हैं। फिर कहीं कभी भी देखिए तो कभी कभी ना कभी हम लोगों के पास एक चीज और होती है जिसमें हम बायसिंग करना शुरू करते हैं। बायस फंक्शन और वेट आपका ऐड कर देता है किसी भी कह सकते हो डिसीजन पे, कि डिसीजन हमने क्यों लिया। उस डिसीजन पर कुछ आपके फैक्टर्स हो जाते हैं जो उसको हम बायस फैक्टर कहते हैं। और इसके बाद एक समिंग फंक्शन होता है जो सारी एक्टिविटीज को सम अप करके एक वैल्यू को निकालता है। फिर उसको इंड्यूस किया जाता है कि इस वैल्यू पे क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म कर पाएंगे। फिर जो एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो एक्चुएटर को एक्टिवेट करता है। एक्चुएटर मतलब जिसके थ्रू हम आउटपुट को रिजेंबल कर रहे हैं। मान लीजिए कोई चीज हमें उठानी है तो हाथ हमारा एक्चुएटर हो गया, कोई चीज हमें देखनी है तो आंखें हमारी एक्चुएटर हो गई, कोई चीज सुननी है तो कान हमारे हो गए एक्चुएटर्स। तो जो अलग अलग सेंसिंग ऑर्गन्स हैं वो एज ए एक्चुएटर की तरह वर्कआउट करते हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो ये यस सर। डायग्राम है, ये सिंगल न्यूरॉन का डायग्राम है और हमारे शरीर में हजारों लाखों न्यूरॉन वर्क करते हैं। आपको बताया गया होगा पॉइंटेड चीज जब आपकी तरफ आती है तो आप पहले से चुभने से पहले ही उसकी चुभन महसूस करना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि चीज हमें चुभेगी, होता है कि नहीं होता है? यस सर।
या किसी गर्म चीज को देखें तो आप जो है पहले से ही सोच लेंगे कि वो जो चीज जो है आपको हर्ट कर सकती है। जैसे छोटे बच्चे को देखिए, उसको कोई सेंस, कोई उसको समझ नहीं होती है, और अगर वो किसी हॉट रॉड को भी पकड़ ले तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पकड़ लेगा हॉट रॉड को। लेकिन एक बार पकड़ने के बाद अगली बार वो उसको नहीं करे, क्योंकि उसके साथ एक वेट असाइन हो गया कि अगर ये इनपुट वैल्यू आ रही है तो इसका ये वेट है। ये वेट होने की वजह से ये एक्टिविटी हमको करनी है या ये एक्टिविटी हमको नहीं करनी। जैसे आपका क्लास चल रहा है, नॉर्मली अगर टीचर नहीं है, आप हैं, तो आप बात कर सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन जब क्लास चल रहा है तो एक सर्टेन वेट असाइन हो गया कि हमको बात नहीं करनी, क्योंकि टीचर अवेलेबल है। अब उस वेट को ओवरटर्न करने के लिए मान लीजिए बहुत ही कोई जरूरी बात है जो आप बिल्कुल बताना चाहते हैं अपने दोस्त को, तो बाइसिंग फंक्शन आ जाएगा। तब आप एक उसको रूल, जो रूल है उसको ओवर रूल करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना बेटा मेरी बात? यस सर। तो ये हमारा न्यूरॉन का डायग्राम था। अब इसका एडवांटेज देख लेते हैं। बेसिकली अडेप्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है? दैट इज किसी चीज को फील करके, एक्सपीरियंस करके लर्न करना, उसको कहते हैं अडेप्टेशन। जैसे मान लीजिए आप अभी साउथ चले जाइए, वहां की गर्मी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और साउथ वाला नॉर्थ आ जाए तो यहाँ की सर्दी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। आपको क्लाइमेट को क्या करना पड़ेगा? अडेप्ट करना पड़ेगा। सर्टेन हैबिटेट्स को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों के यहाँ जैसे क्रिकेटर आते हैं तो गर्मी में खेल नहीं पाते, बाहर के क्रिकेटर। हाँ, और जैसे अपने जाते हैं बाहर नहीं खेल पाते, अपने बाहर के अपने यहाँ ही नहीं खेल पाते। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में रह के आए। ने वहां जाके खेल लिए थे, अब यहाँ अपना इंडिया में नहीं खेल पाते। कि घर में कोई आया है दूसरा, उसको हरा दोगे तो बुरा लगेगा ना। मेहमान नहीं सर, हरा देगी, अभी देखिएगा सर आज। मेहमान आए हैं, उनको परेशान करके हरा दो तो कितनी बेइज्जती है। अपने घर में तो जो है कोई भी शेर हो जाता है। मेहमान नवाजी। हाँ, हम लोग इसीलिए फेमस है। तो अडेप्टिव मतलब किसी चीज के, चीजों को अडेप्ट करना, वहां के रूल्स को समझना, वहां के चीजों को समझना, वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन को समझना, वहां के। अब अगर आप देखिए तो हम लोगों को क्या, जो ड्राइविंग सीट होती है वो किस तरफ होती है कार्स में? राइट। राइट। और फॉरेन की कार्स में कहाँ होती है? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट में। सर तो लेफ्ट हम में तो बहुत लोग, दिक्कत होती होगी। अब भाई उनके लिए राइट में दिक्कत होती है और आपके लिए लेफ्ट में दिक्कत होती है। सर नहीं, पहले लेफ्ट में था तो बोलते थे बहुत एक्सीडेंट होते थे, इसीलिए हटा दिए। हाँ, केवल हिंदुस्तान वाले ही समझदार हैं हिंदू, बाकी सब लोग तो बलूचिस्तान से आए हुए हैं। मतलब मेरे कहने मतलब ये नहीं है बलूचिस्तान वाले बेवकूफ होते हैं। कहने मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह के अपने अपने टर्म्स और कंडीशंस हैं। कहीं पे कोई आप एक्टिविटी करिए वैलिड, कहीं कोई एक्टिविटी करिए इनवैलिड, है ना बेटा? तो हर जगह जाके हमको वहां पे चीजों को एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। जो ऐसे फर्स्ट ईयर हम लोगों के लिए, सबके आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों होता है बता सकते हैं? ड्यू टू असाइनमेंट्स। नो, सिस्टम नया क्या रहता है, आपका सिस्टम नया है, आप सिस्टम को समझने की, आदत नहीं रहती है। हाँ, अब यही आपका 6 महीने बाद आप यूज टू हो जाएंगे, आप अडेप्ट कर लेंगे हमारी वे ऑफ वर्किंग को। भाई इफ यू कांट चेंज द सिस्टम देन चेंज अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, यही कहा जाता है ना। अगर आप सिस्टम के तरह नहीं बदल सकते, सिस्टम को नहीं बदल सकते आप, तो आप सिस्टम की तरह हो जाइए। तो आप दूसरा, अभी आपको ये नहीं मालूम कि कितना आप किस तरीके से अटेम्प्ट करें पेपर को, जिससे कि पूरा पेपर आपका हो जाए। आपको भी पैटर्न नहीं बहुत ज्यादा मालूम पेपर का, इसलिए थोड़े से डिफिकल्टीज या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं।
जब आप सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर में होते हैं तो आपको वो जो चैलेंजेस हैं वो इतने यूज टू हो जाते हैं कि आप फिर उनको जो है उतना परेशान आपको नहीं करते। ठीक है ना, मतलब जो कुछ चीजें कभी कभी होती हैं वो आदमी को परेशान करती हैं, जो रोज होगा करती हैं उससे कोई परेशानी नहीं। इसीलिए इतनी सरप्राइज आपको करा दी गई है कि अब टेस्ट से आपको डर नहीं लगता होगा, दूसरे लोगों को टेस्ट से डर लगता है। तो आप अडेप्ट कर चुके हैं पर्टिकुलर लर्निंग को। इस तरह की चीजें हर आदमी जो है नहीं परफॉर्म कर सकता। दिस इज कॉल्ड अडेप्टिव लर्निंग। समझ में आया बेटा? यस सर। सर कल कोई मीटिंग हुई है क्या? ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ, कल सीनेट की मीटिंग हुई है। आप लोगों के स्टूडेंट सीनेट होती है, आपके सीनियर्स की मीटिंग हुई है, डीन मैम और सारे, उसमें कि जो ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं इनको कैंसिल कर दिया जाए। बट उसमें सब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपके यहाँ के एग्जाम अगर कैंसिल कर दिए जाएं तो क्या आप AKTU के एग्जाम भी नहीं देंगे? वो तो देना ही पड़ेगा। तो भाई इसी तरीके से इस चीज को भी आप समझो कि जो भी एग्जाम हो रहा है वो बेसिकली आपकी एक प्रैक्टिस है कि आप 3 घंटे में किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर अभी आप इस तैयारी के साथ जाते हैं तो ये तैयारी वो तैयारी नहीं है एक्चुअल मैच खेलना है। क्या वैसे ही है? ये तो वैसे ही हो रहा है कि खेलना लेदर बॉल से और प्रैक्टिस आप प्लास्टिक बॉल से कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है कि, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम ही लोगों को होती है क्योंकि आपने तो एक कॉपी लिखी, हमको कितनी कॉपी चेक करनी है भाई? जितने बच्चे हैं उतनी कॉपी चेक करनी है। 30-30 पन्ने, 28-28 पन्ने होते हैं, सब पन्ने चेक करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे? अभी क्या होता है, MCQ डाला, अपने आप रिजल्ट जो है कैलकुलेट होके आ गया, कोई कॉपी चेक करनी पड़ रही है? नहीं। बट ईमानदारी से इससे हम लोग को बताइए, और टाइम मिलेगा ना। बट ईमानदारी से बताइए क्या आपकी प्रैक्टिस हो पा रही है? नहीं। बायसिंग फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं, क्या आप बायस हो जाओ कि करो? क्या ये जिस तरह से तैयारी हम कर रहे हैं इस तैयारी से हमारे 80-85% मार्क्स आ जाएंगे? क्योंकि हम लोग तो जो है डॉक्टरों वाली नहीं। तैयारी कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर तैयारी करते हैं वैसे ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब सर? मतलब ये है कि डॉक्टर क्या करता है कि एक तुक्का लगाता है कि भाई ये दवाई ले जाओ, अब फिर आके अपना हाथ, यही करता है कि नहीं करता है? तो इस समय हम यस सर। यही कर रहे हैं, तो डॉक्टरों वाला ही काम चल रहा है। इसलिए मैंने कहा है कि ये चीज है। बाकी वैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम, मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो है हो सकता है कि आप लोगों को बुलाया जाए क्योंकि कभी ना कभी तो ऑफलाइन शुरू होना ही है, और जरूरी नहीं तब तक सर कि लोग जो है कोविड वैक्सीन लगवा ही ले। सर हाँ हाँ बताइए। तो जरा व्हाट्सएप चेक करिए ग्रुप पे, तो ग्रुप जरा चेक करिए व्हाट्सएप। चेक करने की कोशिश कर रहा था पर इसके साथ ओपन नहीं हो रहा है, मोबाइल पे चेक करना पड़ेगा बेटा। क्या डाल दिया? स्टूडेंट ऑफ AKTU मुंह से बता रहा हूँ सर को। टू कंडक्ट सेमेस्टर एग्जाम वाया ऑफलाइन मोड। तो कल रात में से गूगल पे देखा। हुए ऐसे ही जेई के लिए भी गए थे, कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा उसमें। बेटा एक छोटी सी चीज है, आज हम जब घर से चले आ रहे थे रास्ते में तो हमने देखा क्लास फर्स्ट तक के क्लासेस शुरू हो चुके हैं, 5th Yes, तक के सर। और उन सबसे सर तो दे रहे हैं क्लासेस शुरू कर दिए गए। और यूपी गवर्नमेंट का भी फैसला आपके सामने आया था कि जो है मार्च से सारे क्लासेस स्टार्ट शुरू हो जाएंगे। अप्रैल से जो चिल्लर होते हैं जिनको नर्सरी और KG के जिनको बच्चे कहा जाता है, जो चिल्लर बटालियन होती है,
इनके भी क्लासेस ओपन करने की बात चल रही है। यस सर। तो अब बैक टू नॉर्मल। सर हम लोग यही बोल रहे हैं क्लास में एक बात ये है कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो ऑनलाइन ही होना चाहिए एग्जाम, क्योंकि उस हिसाब से सर हम लोग का ऑफलाइन प्रिपरेशन बहुत डिफरेंट होती है ना सर। आप ये Point चलो सर, पॉइंट है। एग्री जो पॉइंट चीज आप आपका हम मैं लोग को मान रहा हूँ, मेरी फेस बात टू फेस सुनिए। पढ़ाएंगे वो हम लोग सर नहीं हो पाता है। नहीं, मेरी एक बात सुनो बेटा, एग्री आपकी सारी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात बताओ, कंपनी प्लेसमेंट में भी वो आपकी ये तर्क मान लेंगे? सिविल वाले हैं सर हम लोग की प्लेसमेंट नहीं लगती। भाई आपके सीवी में अगर ये लिखा हो कि आपने ये पर्टिकुलर चीज कर रखी है और अगर उससे सवाल पूछे जाए आप जवाब ना दे पाओ, तो तब भी क्या वो आपको रख लेंगे? आप कहो ये क्या, उनको आप एक्सक्यूज दे दोगे कि हमारी ऑनलाइन मोड में पढ़ाई हुई थी इसलिए हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं? सर ये रीजन तो लेकिन सिर्फ लास्ट ईयर वालों के लिए, फोर्थ ईयर वालों के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए तो एकदम ही नहीं। हम लोग सर पहली बार एकदम स्टार्ट किया तो बात है सर। और सर स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग सर, में ऐसे आप खुद ही प्रेशर रहता है बताइए सर, इतना कि कॉलेज कैसा है, क्या 5-6 है। महीने का कोर्स 2.5 महीने में कंप्लीट करना, प्लस उसमें असाइनमेंट और क्विजेस भी इतनी रख देना। Yes, उसके right. बाद सर ऑनलाइन ये एग्जाम ना सर देके सही ऑफलाइन बोल बोला रहा है सर ये। तो देखो बेटा, बहुत टफ हो इसमें जाता हम है लोग का डिसीजन तो कुछ लिटरली होता सर। नहीं है। मतलब प्रिंट तो होना ही चाहिए था इतनी ऑनलाइन। आदत नहीं है अब। कोई प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहा है हम लोगों की। बैक आ जाएगी। तो ये हो सकता है कि अगर हाँ सर एक जैसे होता है ना कि फर्स्ट ईयर में रगड़ाई हो जाती है तो आदत हो जाती है कि सेकंड ईयर में कैसे क्या करना है। हम लोगों को सर उस चीज का आइडिया ही नहीं है अभी। मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ कि अडेप्ट ही नहीं कर पाए अभी हम सिस्टम को पूरा, जो सर पहला सर पॉइंट वही यहाँ तो, पे था। तो तभी तो सर सब बच्चे कह रहे हैं कि अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन ही होना चाहिए। अगर ऑफलाइन होता तो हम लोग नहीं, तो आप ये समझ लीजिए फिर हमेशा ऑनलाइन ही चलना चाहिए। सर फर्स्ट सेमेस्टर कर दे ऑनलाइन सर, उसके बाद सर ऑफलाइन कर दे। सेकेंड सेमेस्टर तो ऑफलाइन ही क्लासेस चलेंगी ना, तो एग्जाम भी ऑफलाइन हो। Offline होगा। चाहिए ताकि चलो फिलहाल ये हायर अथॉरिटी को डिसाइड करने दो कि ऑफलाइन होना है ऑनलाइन होना है। हम लोगों के कहने तो कुछ होगा नहीं, हम लोग तो सर आप। प्रीति मैम ने 12 बजे क्लास रख दी है। हाँ, जो मैंने क्लास लेने को कहा था वो मैम ने रख दी है, और अभी मैं मैम की क्लास भी मैं ही लूंगा, बीच में गैप दे दूंगा आपको, 10-15 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, परेशान ना होइए आप, ठीक है? यस सर, स्कोर चेक करने के लिए। नहीं, स्कोर तो आप ऐसे भी चेक कर लोगे कि कौन सा हम लोग जो है कर रहे हैं, हो सकता है सामने टीवी चल रहा हो, नीचे लैपटॉप चल रहा हो या मोबाइल चल रहा हो। इट मे बी पॉसिबल ऑन ऑनलाइन मोड। सर हम लोग बस 2 ही टीचर से डिस्कस कर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, एक आप सर, एक प्रीति मैम, और सर आपसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली सर। चलिए तो धन्यवाद। इसलिए सर आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए सर सॉरी सर। नहीं, कोई हमारा टाइम कंज्यूम नहीं, टाइम आप ही के लिए है मेरा सारा। अब अगली चीज होती है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, कि हम अपने आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लें। जैसे जब कोई छोटा बच्चा होता है, आप देखते हो जब सर्दी पड़ती है तो लोग उसको स्वेटर पहना देते हैं तमाम सारे, ऐसा होता ही नहीं होता है? और यस सर। जब आप बड़े हो जाते हैं तब भी क्या पापा मम्मी वैसे ही काम करते हैं? नो सर। तब उनके पास हो जाता है कि वो आप खुद अपने आप देख लेंगे, इतने बड़े हो गए कि इनको समझ में आना चाहिए। यानी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, कि हम सेल्फ ऑर्गेनाइज है, हमको मालूम है कि क्या काम कब हमको करना है। क्लियर है बेटा? डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बेटा? ANN क्या होता है? है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अभी न्यूरल नेटवर्क को एनएन भी कहते हैं, और जब ए लग जाता है तो इसका मतलब सारी चीजें क्या है आपकी आर्टिफिशियल है, कि दे आर ह्यूमन मेड। मतलब कुछ ऐसा करना जो ह्यूमन ने क्रिएट किया हो और वो खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहा हो। आपने ध्यान देखो दिया होगा गूगल मैप में, आप अपनी लोकेशन चेंज कर दीजिए, आप देखेंगे सारे पाथ अपने आप ऑर्गेनाइज होके आ जाएंगे। आ जाते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर। तो ये भी एक तरह का एप्लीकेशन है, बना तो होगा ही ना किसी तरीके से। तो इस एप्लीकेशन में ये फीचर डाला गया है कि डिपेंडिंग अपॉन द न्यू इंफॉर्मेशन विच हैज बीन कलेक्टेड
वर्क अकॉर्डिंगली। है ना बेटा, बात समझ में आई? एंड देन इट इज रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशन। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? रियल टाइम का मतलब जो वास्तविक समय में घट रहा हो, जो करेंटली एग्जीक्यूशन हो रहा हो जिस चीज का, यानी करंट इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्व करना। स्टोर्ड इंफॉर्मेशन पे वर्कआउट नहीं करना। वर्कआउट किस पे करना? करंट इंफॉर्मेशन पे। आपने देखा होगा गूगल मैप में आपको आजकल बता देता है कहां पे जाम लग रहा है, कहां पे जाम नहीं लग रहा है। आपका एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल बता देता है। बताता है कि नहीं बताता है? यस सर। दैट इज रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशन। वो रियल टाइम डेटा को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और उनको प्रोसेस करके आपको डिजायर्ड आउटपुट की तरफ मोल्ड कर रहा है। क्लियर है ना मेरी बात? तो क्रिएशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क कहां पे काम होता है? यहां पे काम आता है जहां पे हम रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए। क्लियर है बेटा? यस सर। दूसरा चीज है फॉल्ट टॉलरेंस। यानी अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको मिसलीड कर रही है या हाफ इंफॉर्मेशन आई है, तो उस इंफॉर्मेशन को कैसे नेगोशिएट करना, नेगोशिएट कैसे करना, फॉल्ट आने पे भी किस तरीके से सिस्टम को कंटिन्यू रखना। जैसे आप देख रहे होगे समय एक फॉल्ट चल रही है कोविड टाइप की, हम लोग सिस्टम को कंटिन्यू करने की आप भी और हम लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई? ऑनलाइन अपनी स्टडीज करके, अपना टाइम डिवोट करके, दूसरा अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके। तो फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब है एक ऐसी मशीन जिसके अंदर अगर कोई एररनेस इनपुट दे भी दिया जाता है, यानी ऐसा इनपुट जिसके अंदर एरर हो, कोई गलती हो, वो दिया भी जाए तो मशीन उसको खुद आइडेंटिफाई करके वर्किंग अपनी कंटिन्यू रखे। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। यस सर। अब न्यूरल नेटवर्क होते कितने तरह के हैं? टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क अगर आप देखिए तो न्यूरल नेटवर्क तो बहुत तरह के होते हैं और न्यूरल नेटवर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सेट ऑफ नोड्स। नोड्स क्या हो गए? आपके न्यूरॉन हो गए जो अरेंज होते हैं अलग अलग लेयर्स में और उनकी अपने अपने प्रायोरिटीज होती हैं और वो प्रायोरिटीज उनसे सीधे लिंक होती हैं। अब जब भी कोई इनपुट आता है तो डिपेंडिंग अपॉन द रूल और नोड और उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से वो किस नोड पे रिडायरेक्ट होगा, ये जो है सिस्टम तय करता है। क्लियर है मेरी बात? नोड्स आर आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो किस जगह प्रोसेस हो रही है, वो नोडल पॉइंट पे प्रोसेस हो रही है, हर नोड पे प्रोसेस हो रही है। और वो नोड जो है वो क्या करता है? दैट लिंक एक्ट एज ए कम्युनिकेशन मीडिया। दो चीजों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए वो मीडिया का रोल करता है। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। जैसे आप यहां से किसी इंफॉर्मेशन को आप कहीं भेजिए तो आपको मालूम है जो मीडियम आपने यूज किया क्या वो थ्रू आउट वही मीडियम यूज हो रहा है। भाई मान लीजिए हम वाईफाई के थ्रू इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं किसी लोकेशन पे, तो कहीं पे वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो वहां पे जो हमारा नॉन वाईफाई है वो लैंडलाइन के थ्रू जाएगा वो। तो इंफॉर्मेशन तो हमारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी, डिपेंड करेगा नोड उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है।
और आपने देखा होगा इसी चीज के लिए कई तरह के एन्क्रिप्शन कोड लगाए जाते हैं। एन्क्रिप्शन कोड का मतलब क्या, अगर बीच में कोई आपके कम्युनिकेशन को पढ़ना चाहे तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि जो आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल फॉर्म में जाती है वो अननॉलेजेबल या नॉन इंटेलिजेंट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दी जाती है। इसलिए आप बड़े आसानी से इंफॉर्मेशन को एक जगह दूसरी जगह भेज सकते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। तो जो एग्जाम्पल्स हैं, एक होता है परसेप्ट्रॉन, ये भी एक तरह का न्यूरल नेटवर्क है जो परसेप्शन पर बेस होता है। परसेप्शन का मतलब समझते हैं आप? बेटा परसेप्शन का मतलब समझते हैं आप? यस सर, लाइक किसी के बारे में क्या सोचना, हाँ, किसी पूर्वानुमान किसी के बारे में लगा क्या लेना परसेप्शन होना, या पूर्व ग्रसित होना। अनुकूल, यस सर, अनुकूल। जैसे ये जब पहले से ही उसके बारे में कुछ भावनाएं एक बना लेना, आइडियोलॉजी बना बनाए रख लेना। तो जैसे वेदर सर, वेदर के बारे में व्यूज लगाते हैं। रखना, व्यू। हाँ, जैसे आप अमरीश पुरी आता है, आप समझते थे कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो हमेशा क्या तो अमरीश लाइक पुरी करता था? नहीं करता था। नहीं सर, माइंडसेट उसके लिए ऐसा हो गया था हम लोग। हाँ, तो वो माइंडसेट आपका जो होता है उसी तरह हम बिहेव करना शुरू करते हैं। जैसे आपके सीनियर्स आप बता गए, आप उसी हिसाब से टीचरों को ट्रीट करना शुरू करोगे। गलत कहते हैं? क्योंकि आपने तो अनुभव लिया नहीं, किसी दूसरे के अनुभव पे आप अपना अनुभव बेस करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी चीज होती है मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रन, मतलब अब सिंगल परसेप्ट्रन पे बात नहीं हो रही है। आपने जो परसेप्शन लिया है वो आपने सिंगल परसेप्शन पे कोई काम आप नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल परसेप्शन पे आप वर्किंग करना शुरू कर चुके हैं। इसका मतलब आप एक जगह से इनपुट नहीं लेंगे, आप कई जगह से इनपुट लेंगे और डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज का वर्कआउट करेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। अभी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि अगर मान लीजिए कई अलग अलग वेट्स हैं, उन वेट्स को कंबाइन कर दिया जाए तो हम रिकरिंग प्रोसेस से बच जाएंगे। तो इस तरह के जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं उनको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप का मतलब क्या है कि ऐसे मैप्स या ऐसे प्रोग्राम्स जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उस अकॉर्डिंग टू द रियल इंफॉर्मेशन वर्किंग या आउटपुट आपको प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? जैसे कि आपने भी बताया था मौसम का पूर्व अनुमान लगाना, तो पूर्व अनुमान तो आपने पहले लगा दिया। अब करेंटली मौसम जैसा दिख रहा होगा, आपने देखा होगा आजकल ऐप हैं, जैसे ही मौसम खराब होता है वो बता देते हैं कि आपका मौसम खराब हो गया है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्या परसेप्शन पे चल रहे हैं? उन्होंने इंफॉर्मेशन गेन की, करेंटली इंफॉर्मेशन गेन की और आपको बताना शुरू कर दिया। जैसे यूएवीज आपने देखे हैं, ड्रोन जिन्हें आप कहते हैं, वो लाइव फीड लेते हैं हर जगह की और अपने कंट्रोल यूनिट तक के पहुंचाते हैं। तो वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज हैं। आपने देखा होगा अभी इंडिया ने एक फाइटर प्लेन लिया है राफेल, किस स्पीड से चलता है? आवाज की। आवाज की, और आवाज से भी अगर देखा जाए तो ज्यादा तेज गति से चलता है। इतनी तेज गति से 3 to 10 power 8 मीटर पर सेकंड। टारगेट्स को जो है देख सकते हैं। मान लीजिए आप उसमें नो सर, इतनी तेज गति नो से सर, निकल रहा हो हम तो टारगेट को आप देख लेंगे। नो सर। तो ये लोग टारगेट डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं? तब वो दूर से ही वो लोग करते होंगे, दूर से ही फिर मिसाइल पहले ही टारगेट को लॉक कर लॉक कर देते हैं। लेते होंगे। अब भाई टारगेट भी तो पढ़ना चाहिए, ये बिना देखे ही गोली की दाग दी। मेरे को कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना। अब मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, हाई क्वालिटी कैमराज की वजह से।
सर इंफ्रारेड कैमरास एंटी लॉकिंग सिस्टम, वो लॉक कर लेता है अपने आप और दौड़ा देता है उसको। अब सर इससे ज्यादा जानने के लिए राजनाथ सिंह से पूछना पड़ेगा। राजनाथ सर सिंह को हमें बेटा नहीं मालूम होगा, वो खाली बैठे थे, उनको चलाया थोड़ा ना था उन्होंने। डीआरडीओ से पूछना पड़ेगा। भाई जैसे हम गाड़ी पे बैठ जाते हैं तो हमको गाड़ी चलानी थोड़ी ना आ जाती है, तो ड्राइवर चलाता है। मतलब हम पायलट को ड्राइवर नहीं कह रहे हैं, ये मत सोचना। तो जरूरी नहीं होगा, तो ये सब सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि आप अपने आप टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसका डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट्स एक्शन ले रहे हैं। आपने परमाणु मूवी देखी होगी, यस सर। यस सर। देखिए उसमें देखा तो सैटेलाइट्स जब आ रही थी, सैटेलाइट्स क्या करती थी, पिछली इमेज को और करंट इमेज को दोनों को सुपर इम्पोज करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो अपने आप नहीं कर रही थी। वो कौन कर रहा था वहां पे? ह्यूमन बीइंग कर रहा था, एक आदमी। अगर वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होती तो जरा सा भी अगर दो इमेजेस के बीच में डिफरेंस आता तो अपने आप वो आइडेंटिफाई हो जाता कि ये चीजें यहां से मूव हुई। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड से एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उसको प्रोसेस करना। क्लियर है बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अब परसेप्शन की बात करते हैं, परसेप्ट्रॉन की बात करते हैं। सबसे पहले तरह की जो मशीन लर्निंग है, इन दिस मशीन लर्निंग द परसेप्ट्रॉन इज एन एल्गोरिथम फॉर सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। जो याद रखने की चीज है वो क्या है? सुपरवाइज क्लासिफिकेशन मींस इससे पहले हमने एक ट्रेनिंग सेट बना रखा है और ट्रेनिंग सेट के हिसाब से हमने मशीन को ट्रेन कर रखा है कि किस तरह से आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करोगे या आइडेंटिफाई करोगे, क्लासिफाई करोगे। ठीक है? फॉर सुपरवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ एन इनपुट इनटू वन ऑफ सेवरल नॉन बाइनरी इनपुट। नॉन बाइनरी का मतलब क्या? नॉन बाइनरी का मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के फॉर्म में नहीं, मल्टीपल फॉर्म में, जिसको हम लोग फजी लॉजिक भी कहते हैं। आपने वर्ड यूज किया, सुना होगा तमाम जगह पे, फजी लॉजिक सुना है? यस सर। वॉशिंग मशीन आती थी, नो सर। फजी लॉजिक का इस्तेमाल होता था। सर मतलब क्या है इसका? देखो नॉर्मली जो कंप्यूटर चलता है वो बाइनरी आउटपुट्स पे चलता है, इनपुट्स पे और आउटपुट्स पे चलता है, यानी 1 और 0। क्लियर है बेटा? जब यस सर। मोर देन 1 और 0 के अलावा भी अगर हम कुछ इनपुट एक्सेप्ट करना शुरू करें तो उसको कहेंगे नॉन बाइनरी। और इस तरह का जो मल्टीपल वैल्यूड सिस्टम होता है इसको फजी लॉजिक कहा जाता है, जहां मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कंप्यूटर्स में खाली बाइनरी सिस्टम नहीं यूज होता है, कंप्यूटर में हम ऑक्टल भी यूज करते हैं, हेक्सा भी यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? एफसीडिक भी करते हैं, एस्काई भी करते हैं। तो क्या सब बाइनरी आउट इनपुट और आउटपुट है? तो जो इसका बेसिक यूज है वो आपका यही है कि जो नॉन बाइनरी इन आउटपुट्स हैं उसको किस तरीके से प्रोसेस करना, उसको किस तरीके से क्लासिफाई करना कि ये किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा। यानी कैटेगरीज हमारे पास लिमिटेड हैं और नॉट ओनली 2 क्लासेस, देयर आर मोर देन 2 क्लासेस। तभी तो नॉन बाइनरी हुआ। अगर 2 ही क्लास होंगे तो बाइनरी होगा, अगर मोर देन 2 क्लासेस हो गए तो आपका क्या हो गया? नॉन बाइनरी हो गया। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस यस सर। सर।
तो it is a type of linear classifier, means you have to classify between two objects. आपको डिफरेंशिएट करना है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कि उसको x के रूप में रखें, y में रखें या z में रखें या कोई और क्लास है उसमें रखें, एंड दैट बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन, वो प्रेडिक्शन उसके वेट पे हो सकता है, उसके किसी और फीचर पे हो सकता है, यानी किसी भी फीचर वेक्टर पे हो सकता है. द एल्गोरिथम फॉलो allows for online learning in that it process element in the training set one at a time. This consists of single neuron with multiple inputs and a single output. यानी एक सिंगल न्यूरॉन है, इनपुट मल्टीपल आ रहे हैं, पर उस मल्टीपल इनपुट को क्लासीफाई करके एक किसी सिंगल आउटपुट में या सिंगल क्लास में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया. जैसे आपने देखा होगा कि आपका सिलेबस एक बनता है, हर सेमेस्टर में कुछ सर्टेन सब्जेक्ट रखे जाते हैं कि नहीं रखे जाते हैं. इन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन किस हिसाब से रखा जाता है? ये कैसे डिसाइड होता है कि फर्स्ट ईयर में आप ये पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में आप ये पढ़ोगे, थर्ड ईयर में आप ये पढ़ोगे, फोर्थ ईयर में आप ये पढ़ोगे? ये कैसे डिसाइड होता है, कोई बता सकता है? है बेटा? इसको खत्म करके ब्रेक दे देंगे, परेशान ना हो, पहले इसको खत्म कर लेते, खत्म करके ब्रेक दे देंगे, फिर जो है कैसे डिसाइड होता है सर? है बताओ, आपके पास कोई? आप ही बता दीजिए. नहीं, मैं तो बताऊंगा ही, आपको कोई आइडिया है? सर स्टैंडर्ड के हिसाब से सर. नॉर्मली देखा जाता है कि जब आप इंड्यूस होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपकी जो बेसिक्स होती हैं किसी भी चीज की वो कवर की जाती है. तो इसलिए फर्स्ट ईयर का अगर आप सिलेबस देखो तो चाहे सीएस हो, चाहे आईटी हो, चाहे सिविल हो, चाहे कोई भी ब्रांच हो, ब्रांच स्पेसिफिक चीजें आपकी नहीं शुरू होती. इवन थर्ड सेमेस्टर से आपका थोड़ा थोड़ा इंडक्शन ब्रांच रिलेटिव होना शुरू होता है, पूरा नहीं आता है. इसीलिए फर्स्ट ईयर आप कॉमन रखने के बावजूद, मतलब अलग अलग करने के बावजूद भी आप ब्रांच को चेंज करा सकते हैं. सेकेंड ईयर के बाद आप ब्रांच नहीं चेंज करा सकते. क्यों? आप ब्रांच स्पेसिफिक चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं. इसके अलावा जब सेमेस्टर की चीजें सब्जेक्ट डिसाइड किए जाते हैं तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें कुछ जेनरिक सब्जेक्ट्स हो, कुछ टफर सब्जेक्ट्स हो, कुछ लाइटर सब्जेक्ट हो, कि कुल मिलाकर आपका जो पूरा सेमेस्टर है वो एवरेज हो जाए, टफ ना हो जाए. नहीं तो हो सकता है किसी एक सेमेस्टर में सारे टफ सब्जेक्ट्स आ गए, किसी सेमेस्टर में आपके सारे इजी सब्जेक्ट्स आ गए. तो ये इम्बैलेंस क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? तो इस इम्बैलेंस यस सर. के लिए ये सब चीजें यूज की जाती हैं. क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर. ये सब आपका परसेप्शन बेस है. जो हो सकता है मुझे टफ लग रहा हो, आपको आसान लग रहा हो, तो परसेप्शन ही तो है, उसी कोई परिभाषा तो है नहीं. The information processing is done through a transfer function which is either linear or non-linear. This is in the perceptron. परसेप्ट्रन क्लियर हुआ तो फिर आगे ही चीजें पढ़ना शुरू करें. यस सर. तो एक काम करते हैं, आपको 15 मिनट का ब्रेक देते हैं, 10 बजे फिर से ज्वाइन करते हैं. ठीक है? यस सर. ओके यस बेटा. सर. थैंक यू.